नमस्कार, आप सभी का स्वागत नया सवेरा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। जी हां, सुबह के 8 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आज दिन भर की ऐसी तमाम खबरें लेकर जो कि कहीं ना कहीं सुर्खियों में रहने वाली हैं। क्या कुछ खास रहेगा आज दिन की अगर बात की जाए ना, सिर्फ शीतकालीन सत्र की हम बात करेंगे, बताएंगे आपको बांग्लादेश में किस तरह की परिस्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही मौसम का जो बदलता मिजाज है, क्या स्थिति इसकी बनी हुई है, और तमाम खबरें होंगी अलग अलग क्षेत्रों की। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। संसद के दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में 2 विधेयक किए जाएंगे पेश। वहीं राज्यसभा में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई। सीजीआई की अगुवाई वाली 3 जजों की विशेष पीठ करेगी सुनवाई। 1991 के अधिनियम की वैधता को दी गई है चुनौती। पहाड़ों में हिमपात के बाद राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप का 14वां और फाइनल राउंड आज। भारत के गुकेश और चीन के दिंग लिन होंगे आमने सामने। गुकेश के पास सबसे युवा चैंपियन बनने का मौका। और आइए शुरुआत करते हैं नई खबरों के साथ नया सवेरा की। सबसे पहले बात सदन के शीतकालीन सत्र को लेकर कर लेते हैं। लोकसभा में आज 2 विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए पेश किए जाएंगे। लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 पर शुरू हुई चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत प्राधिकरणों और समितियों की भूमिका में अधिक स्पष्टता लाई जाएगी। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा डेटाबेस बनाने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गठन का प्रावधान होगा। इसके साथ ही लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का समायोजन विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी। ये विधेयक जो है गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। राज्यसभा में आज बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पर भी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 को उच्च सदन में 9 दिसंबर को चर्चा के लिए लाया गया था। इस विधेयक के माध्यम से बैंकिंग से जुड़े कई पुराने अधिनियमों में संशोधन किया जाना है। विधेयक को लोकसभा से 3 दिसंबर को पारित किया गया था। राज्यसभा में विभिन्न स्थायी समितियों से संबंधित प्रतिवेदन और विवरण भी पेश होंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण साल 2024 और 25 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों का विवरण भी पेश करेंगे। और वहीं प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न यानी सवाल जो हैं वो पूछे जाएंगे। और क्या कुछ खास रहेगा, इस पर और जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, सुप्रभात। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे, आज का दिन कितना अहम जब हम शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा है किस तरीके से इस सत्र में जो तीसरा हफ्ता चल रहा है, विपक्ष के कारण कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो सही से नहीं चल पा रही जिस तरह की चलनी चाहिए थी। लेकिन आज का जो दिन है, कौन कौन से विधायी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो होंगे? आज की अगर हम बात करें तो कल की घटना को लेकर के हमको आज के परिप्रेक्ष्य को देखना पड़ेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से राज्यसभा में हंगामा हुआ और सभापति को लेकर के जिस तरीके से वहाँ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के तमाम जो विपक्षी दल हैं वो जिस तरीके से हमलावर रहे, और सरकार की ओर से जिस तरीके से सोरोस को लेकर के सोनिया गांधी से उनके संबंधों को लेकर के, कांग्रेस से उनके संबंधों को लेकर जिस तरीके से हमलावर रही, तो कल की जो राज्यसभा की कार्यवाही थी वो बाधित रही। लेकिन आज अब देखना होगा कि जब आज कार्यवाही शुरू होती है
तो विपक्ष का क्या रवैया होता है। और सत्ता पक्ष भी कल आक्रामक थी और विपक्ष भी आक्रामक था। तो आज देखना होगा कि राज्यसभा की कार्रवाई कैसे सुचारू रूप से संपन्न हो पाती है। जी। वहीं लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा में भी हंगामा हुआ, लेकिन बाद में वहाँ जो कार्य सुचारू रूप से चला, विपक्ष ने भी सहयोग दिया और तमाम बिल जो हैं वो भी पेश हुए और पारित हुए। तो आज लोकसभा के अंदर जहाँ तक कि हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, खासकर अडानी मुद्दे को लेकर के लोकसभा में। हालांकि जिस तरीके से उनको समर्थन विपक्ष का मिला था शुरुआती दिनों में जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी, लेकिन जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ता गया वैसे वैसे तमाम जो विपक्षी दल, जो इंडी गठबंधन के तमाम जो दल हैं वो उनसे किनारा करते नजर आए। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने किनारा किया। तृणमूल कांग्रेस आज भी कह रही है कि जो भी जो सदन को जिस तरीके से बाधित किया जा रहा है, तो जो तमाम मुद्दे हैं, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल को जो फंडिंग का मामला हो, जो केंद्र सरकार से उनका कहना, तृणमूल कांग्रेस से कहना है कि हमारी बकाया राशि को कब भुगतान करेंगे, इसकी चर्चा हो, बेरोजगारी पर चर्चा हो, मणिपुर पर चर्चा हो। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने अड़ियल रुख अपना रखा है खासकर अडानी मुद्दे को लेकर के, तो वो समाजवादी पार्टी भी आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने भी संभल के मुद्दे को लेकर के वो मुखर हैं और वो चाहते हैं कि संभल के मुद्दे को संसद में उठाया जाए। तो आपने देखा कि जिसे इंडी गठबंधन के अंदर जो दरारें पड़ रही हैं, अब वहां ममता बनर्जी ने खुद मांग कर दी कि मैं इंडिया गठबंधन या इंडी गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। तो इन तमाम पेशोपेश के बीच अब देखना होगा कि आज लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही को किस तरीके से हैंडल, हालांकि जो फ्लोर मैनेजर होते हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है, वो चाहे विपक्ष के हों चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, तो फ्लोर मैनेजर भी अपनी। कल हमने देखा था राहुल गांधी का भी ये कहना था कि हम तो चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई चले, लेकिन जिस तरीके से अब इंडी गठबंधन जो है वहाँ पे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अब अपने ही जो घटक दल हैं वो साथ नज़र नहीं आते। कांग्रेस के अलग अलग मुद्दों की बात की जाए और खासतौर से जॉर्ज सोरोस का जो मामला है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो शायद बैकफुट पे है, क्योंकि जो अपने घटक दल हैं वो भी इस बारे में सोच रहे हैं कि आखिर क्यों अड़ियल रवैया जो है वो कांग्रेस ने अपनाया हुआ है, क्यों सदन की जो कार्रवाई है वो नहीं चलने दी जा रही है। जी, स्वराज के मुद्दे पर खासकर विपक्ष की अगर हम बात करें, जैसे सत्ता पक्ष हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इस पर सदन में चर्चा हो, अविलंब चर्चा हो, और लगातार वो दो दिनों से लगातार वो मांग कर रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा की बात हो चाहे वो लोकसभा की बात हो। एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि खासकर विपक्ष के जो इंडी गठबंधन के अन्य जो दल हैं वो स्वराज के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है और वो इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। यानी उनका मौन समर्थन है कि स्वराज के मुद्दे पर जो भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि इस पर चर्चा हो, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है और कांग्रेस इस चर्चा से बचना चाहती है। हालांकि रोज तमाम जो उनके नेता है जयराम रमेश वो लगातार ट्वीट करते हैं कि हमारा स्वराज से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जहां तक सदन को सुचारू रूप से चलाने की बात है तो उसमें कांग्रेस अभी कांग्रेस की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम जो विपक्षी दल है, चाहे निर्दलीय जो जीत के आए हैं, अगर हम चंद्रशेखर रावण की बात करें, चंद्रशेखर रावण ने वहाँ जो नगीना सीट से वो जीत के आए हैं, इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, ना तो वो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्य हैं, लेकिन वो जब भी पार्लियामेंट में आते हैं, जब पत्रकारों से बात करते हैं तो साफ साफ कहते हैं कि हम लोग नए लोग हैं और नए लोगों को बहुत उत्सुकता थी कि हम अपनी बातों को रख सके, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख सके। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रवैया है, जो अड़ियल रवैया है, वो सही नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले। जी बिल्कुल, जो नए हमारे सांसद हैं उनको तो मौका ही नहीं मिल रहा। और लेकिन कुमार आलू को अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार बात यही की जाती है, जब सर्वदलीय बैठक होती है, जब तो सहमति जताई जाती है कि शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्रवाई की जाएगी, सार्थक चर्चा होगी, लेकिन जब जब सत्र होता है तो हमने देखा किस तरह से अलग अलग व्यवधान डाले जाते हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं सत्ता की तरफ से ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इरादतन इस तरीके से अड़ियल रवैया अपनाया जाता है कि सदन की कार्रवाई ना चले। देखिए, इस जो आपने कहा तो इस आरोप को भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो मेंबर्स हैं वो आरोप लगा चुके हैं कांग्रेस पर कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है तो चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ जाए, चाहे वो तमाम जो एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट आ जाए, चाहे वो यूएन की यूएस की कोई अदालत का कोई आरोप आ जाए, तो संसद की कार्रवाई जब शुरू होती है तो ये तमाम रिपोर्टें आनी शुरू हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं एक लिंक है कि या तो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन है, कांग्रेस के साथ उनकी कोई मिलीभगत है, या विपक्ष के साथ उनकी कोई मिलीभगत है। आप देख सकते हैं कि पिछला अगर आप
8-9 सत्र आप अगर उठा के देखें तो आप देखेंगे कि कहीं जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो ये रिपोर्टें, फर्जी रिपोर्टें आनी शुरू हो जाती है और जी। उसको लेकर विपक्ष हंगामा करता है। तो ये बातें भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम जो सीनियर मेंबर्स हैं वो जी। आरोप लगा चुके हैं और बिल्कुल, इसी इन वजह से आरोपों कई की सवाल जांच जो हैं वो खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसे ही वक्त पर क्यों इस तरह के अलग-अलग जो रिपोर्ट्स हैं वो सामने आती हैं, जिनके कारण व्यवधान होता है, हंगामा होता है और नतीजा ये कि सदन की कार्रवाई नहीं चल पाती। फिलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक। आज देखना होगा कि किस तरीके से सदन की जो कार्रवाई है वो सार्थक रूप से चलती है या नहीं। और आइए अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं सुप्रीम सुनवाई की भी। जी हाँ, वर्शिप एक्ट की अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट में आज उपासना स्थल अधिनियम 1991 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। एक याचिका में इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को रद्द किए जाने का अनुरोध किया गया है। याचिका में दिए गए तर्कों में से एक तर्क ये है कि ये प्रावधान किसी व्यक्ति या धार्मिक समूह के पूजा स्थल पर पुनः दावा करने के न्यायिक समाधान के अधिकार को छीन लेता है। इस मामले की सुनवाई विभिन्न अदालतों में दायर कई मुकदमों की पृष्ठभूमि में होगी, जिनमें वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद से संबंधित मुकदमे शामिल हैं। इन सभी में दावा किया गया है कि इन स्थलों का निर्माण प्राचीन मंदिरों को नष्ट करने के बाद किया गया था और हिंदुओं को वहां पूजा करने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया गया है। तो आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट को लेकर कि किस तरीके से 1991 की जो वैधता है उसको चुनौती इसके तहत दी गई है और इस अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 उनको रद्द करने की बात कही जा रही है। इस तरह का अनुरोध जो है वो किया गया है, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से आज जो बेंच इसकी सुनवाई करेगी, क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। धार्मिक स्थलों के स्वरूप को बदलाव पर ये जो कानून है ये रोक भी लगाता है, लेकिन अब आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई है, क्योंकि पिछले दिनों कई इस तरह के मामले हुए जिनको लेकर अगर खास तौर से देखा जाए अलग अलग जो कोर्ट्स हैं उनमें ये तमाम मामले लंबित हैं और आज की सुनवाई इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश जो हैं क्या वो देखने को मिलेंगे, किस तरीके से क्या महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं वो इस सुनवाई के दौरान रखे जा सकते हैं। जिस तरीके से लगातार एक पक्ष जो है इस बात की मांग कर रहा है कि अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 जो हैं उनको रद्द किया जाए, लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्शिप एक्ट को लेकर जिसके तहत अलग अलग प्रावधान हैं, किस तरीके से आज सुनवाई के दौरान ये जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कुछ सामने आएंगे, जो अलग अलग मामले लगातार चल रहे हैं। फिर चाहे हम बात करते हैं ज्ञानवापी मंदिर को लेकर बात की जाए या मथुरा की जो ईदगाह मस्जिद की बात हम करेंगे, ये तमाम तथ्य कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए आज नजर आएंगे। इस पर और जानकारी के लिए आइए हम रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में और किस तरीके से एक सुनवाई जो है काफ़ी अहम हो जाती है। बिल्कुल मुकुल, यहाँ पर लगभग 6 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, जिनमें 1-2 धर्मगुरुओं की, हिंदू धर्मगुरुओं की तरफ से दायर की गई हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से दायर है एक याचिका और एक वकील और आप कह सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, अश्विनी उपाध्याय, उनकी याचिका है। तो इस तरह से 6 याचिकाएं हैं जो सीधे सीधे इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता को चुनौती दे रही हैं। वहीं हाल ही में कुछ ही दिन पहले अभी इसमें जमीयत पार्टी बना है और जमीयत ने कहा है कि उनको भी इस मामले में पक्षकार बनाकर सुना जाए। कुल मिलाकर बात मुकुल यहाँ पर यह है कि ये ऐसा आरोप लगाया गया है याचिकाकर्ताओं की तरफ से, जो पूरा कानून है वो उनके राइट टू वर्शिप का हनन करता है और ये कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण कानून है। तो सुप्रीम कोर्ट को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। वहीं जमीयत का ये कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एक खास उद्देश्य से लाया गया था ताकि देश में सौहार्द बना रहे और किसी तरह जो धर्म स्थलों को लेकर के आपसी विवाद रहा है अलग अलग मजहबों के बीच, वो आगे ना बढ़ने पाए, इसलिए इसका उद्देश्य ये था। और कोर्ट को इसमें इसलिए दखल नहीं देना चाहिए, इसकी संवैधानिकता पर कोई सवाल नहीं उठता है। तो आज महत्वपूर्ण सुनवाई है। सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के सामने सुनवाई होगी। मुकुल 3:30 बजे इसका आज समय निश्चित किया गया, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले कई दिनों से ये मामला लिस्ट हो रहा था लेकिन सुनवाई पर नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि जो बाकी मामलों में देरी के चलते इसकी सुनवाई टल रही थी। लेकिन आज इसीलिए इसको विशेष रूप से एक समय दिया गया है। 3:30 बजे कार्रवाई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी और तब ये साफ हो पाएगा कि आगे का रास्ता इन याचिकाओं पर जो आगे का जो रास्ता है, बहस होनी है, वो किस दिशा में होगी। जी बिल्कुल, और खासतौर से विकास, जिस तरीके से इस अधिनियम की जो धारा 2, 3 और 4 की बात कही जा रही है, जिनको रद्द करने का अनुरोध किया जा रहा है, क्या उसमें संशोधन का प्रस्ताव इसमें रखा गया है? तो क्या जो कोर्ट है उस दिशा में भी किस तरह का जो दिशा निर्देश है वो आ सकते हैं?
देखिए मुकुल, इसमें सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह कानूनों की वैधानिकता को चुनौती दी जाती है, तो जी। ये जो सेक्शंस जिन पर आपत्ति जताई गई है, असल में यही इसका मूल आधार है, मूल संरचना है। ऐसे हुँ। में अगर याचिकाकर्ता इस बात को साबित करने में कामयाब होते हैं कि ये सेक्शंस वॉयलेटिव हैं उनके राइट टू वर्शिप के, तो वो पूरा ही एक्ट चला जाएगा। यानी सुप्रीम जी। कोर्ट उस पूरे एक्ट को ही असंवैधानिक घोषित कर सकता है। हुँ। ये अब लेकिन आगे आने वाला रास्ता क्या होगा, वो सुनवाई के बाद तय हो पाएगा। महत्वपूर्ण ये है मुकुल कि सुनवाई ही नहीं हो पा रही थी अब तक। मामला लिस्ट ज़रूर होता था, लेकिन अलग-अलग कारणों से इसकी हियरिंग नहीं हो पा रही थी। जी। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग जगहों पर सर्वे को लेकर के, जैसा आपने अभी हाल ही में संभल में हिंसा को देखा, तो जी। बहुत सारे इसके कानून के जानकार ये कह रहे थे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए इस तरह के ऑर्डर्स नहीं दिए जा सकते। जमीयत का भी ये दावा है। जी। हालाँकि वो हम बात करें उसकी, तो वो जो सिविल प्रोसीजर होता है उसमें ये इस तरह के सर्वे के आदेश देना या कोर्ट कमिश्नर या एडवोकेट कमिश्नर को मौके का मुआयना करने के लिए भेजना जी। बहुत ही मौलिक चीज़ है। उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं बनता है। लेकिन बावजूद इसके एक बहस ज़रूर छिड़ गई थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के होते हुए इस तरह के ऑर्डर्स नहीं दिए जा सकते। तो हुँ। ये सारी चीज़ें देखते हुए ये सुनवाई ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी। किस दिशा में जाएगी, किन पॉइंट्स को उठाएँगे याचिकाकर्ता, 3:30 बजे साफ हो जाएगा मुकुल। जी, बिल्कुल, 3:30 बजे स्थिति जो है साफ़ होती नज़र आएगी। सबकी निगाहें उस पर लगी हुई हैं। फ़िलहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण अपडेट देने के लिए। तो यहाँ आज का जो दिन है वो काफ़ी अहम रहने वाला है। इसके अलावा दिन भर की और भी कुछ ख़ास खबरें हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएँगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में, कम या ज्यादा, घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म, कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर कैबिनेट की कवायद को लेकर हलचल तेज है। दरअसल महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है। इस चर्चा को उस वक्त और हम कह सकते हैं वजन मिला जब कल रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सरकार में अब तक फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने ही शपथ ली है और हाल ही में चुनाव में महायुति गठबंधन की ओर से बीजेपी के 132, शिवसेना शिंदे गुट के 57 और अजीत पवार NCP गुट के 41 विधायकों ने जीत हासिल की है। अब बड़ा सवाल यह है कि किस दल को कौन सा विभाग दिया जाए और उसी को लेकर जो कवायद है वो फिलहाल तेज होती नजर आ रही है। तो जो मुलाकातों का दौर है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने कल रात जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की, इसके बाद कहीं ना कहीं जो कैबिनेट की कवायद है वो तेज़ होती यहाँ फिलहाल नज़र आ रही है। और ख़ास तौर से जो अलग अलग दलों के, क्योंकि जो घटक दल हैं महायुति के, उसमें किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाए, इस पर शायद चर्चा जो है लगातार की जा रही है। अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो जल्द ही होना है और उसी को लगातार लेकर हम कह सकते हैं, देख सकते हैं कि जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस साल अक्टूबर तक 9,845 यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए हैं। इन पर देश में कट्टरपंथी सामग्री प्रचारित करने का आरोप है। संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि एनआईए ने 640 मामले दर्ज किए हैं, जिनमें से 147 मामलों में 95.23% की सजा दर के साथ फैसला सुनाया गया है। वर्तमान में राज्य पुलिस के अलावा एनआईए ऑनलाइन कट्टरपंथ से संबंधित 67 मामलों की जांच कर रही है। इन मामलों में अब तक 325 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 336 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है और 63 आरोपियों को दोषी भी ठहराया गया है। कट्टरपंथी तत्वों द्वारा अन्य समान विचारधारा वाले तत्वों से जुड़ने के लिए एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ व्हाट्सएप के अलावा सिग्नल, टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब जैसे अधिक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन का उपयोग करना ऑनलाइन कट्टरपंथी व्यक्तियों से निपटने के उनके प्रयासों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुआ है। और वहीं बांग्लादेश की राजधानी ढाका और भारत के न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ट्रेन मिताली एक्सप्रेस लगभग 5 महीने बाद भारत लौट आई है। भारत और बांग्लादेश के विदेश सचिवों की बैठक के बाद ट्रेन के डिब्बे वापस भारत लाए गए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से ढाका के बीच चलने वाली ये ट्रेन जुलाई से बांग्लादेश में अशांति के कारण फंसी हुई थी। ये ट्रेन 17 जुलाई को न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका पहुंची थी। बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के कारण तब से ढाका में खड़ी थी। बदले हालात में अभी यह निश्चित है कि दोनों देशों के बीच इस ट्रेन सेवा का संचालन कब से शुरू होगा। दोनों देशों के बीच ये ट्रेन सेवा 57 वर्षों के अंतराल के बाद 1 जून 2022 को शुरू की गई थी। और वहीं बांग्लादेश की एक अदालत ने पुजारी चिन्मय कृष्णदास की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने बुधवार को ये आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि याचिका इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि दास के पास अपनी ओर से किसी वकील का लेटर ऑफ अटॉर्नी नहीं था। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके वकील सुभाषी शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर को सुनवाई में शामिल नहीं हो सके थे। तो बांग्लादेश की अगर बात की जाए किस तरीके से, देखिए अब परिस्थितियां जो हैं उनमें कुछ बदलाव हो रहा है, लेकिन पहल लगातार की जा रही हैं। और ढाका से हमारे संवाददाता नवल संघ परमार फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवल संघ, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो हालात हैं, कवायद अब यहाँ नज़र आती है कि कैसे बेहतर हो सकते हैं। और उसी कवायद में हम पहले अगर मिताली एक्सप्रेस की बात अगर की जाए, अब वो भारत लौट आए हैं जो डब्बे हैं, और जुलाई से हमने देखा था जिस तरीके से वहाँ पर अशांति का माहौल था, अराजकता थी, उस बीच ट्रेन रोक दी गई थी। लेकिन अब फिलहाल कहीं ना कहीं बातचीत के बाद हम मान सकते हैं कि जो ट्रेन है वापस अब भारत लौट आई है। जी, 3 ट्रेनें चलती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। उसमें से एक ये मिताली एक्सप्रेस है जो ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ती है, और एक मैत्री एक्सप्रेस है जो ढाका को कलकत्ता से जोड़ता है, और दूसरा जो है बंधन एक्सप्रेस जो खुलना कलकत्ता ट्रेन है। तो बंधन और मैत्री एक्सप्रेस कलकत्ता में ही थी, तो एक ये मिताली एक्सप्रेस ही यहाँ पे ढाका में फंसी हुई थी, तो उसके जो डिब्बे है कल वेडनेसडे को वहाँ पे पहुंच गए सुबह, तो वो है। और जैसा कि आपने चिन्मय कृष्ण दास की बेल पिटीशन के बारे में भी बात की, तो उसमें कल परसों 3 याचिका दायर की गई थी बांग्लादेश में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर है रविंद्र घोष के द्वारा, क्योंकि चिन्मय कृष्ण दास को 27
3 दिसंबर को उनका हियरिंग था बिल पिटीशन अपील का, वो उसलिए नहीं हो पाया कि उनकी ओर से कोई वकील उनका मुकदमा लड़ने के लिए मौजूद नहीं था वहां पे, और वो नहीं आए। उसका एक कारण ये था कि वहां पे काफी सारे जो बार एसोसिएशन के लॉयर्स वगैरह है उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और जो हिंदू लॉयर उनके साथ समर्थन में उनके मुकदमा के लिए आ सकते थे उनमें से ज्यादातर लोगों को अरेस्ट किया गया है किसी न किसी मामलों के तहत, और जो उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है सिबासिस शर्मा, वो सुरक्षा कारणों से वो आ नहीं पाए थे। तो एडवोकेट की गैर मौजूदगी में जो कोर्ट ने नया डेट दिया वो 2 जनवरी का, 1 महीने बाद का बेल एप्लीकेशन का डेट जो दिया वो बहुत लंबा समय है। तो उसको देखते हुए यहाँ से ढाका के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जो रविंद्र घोष है उन्होंने अर्ली हियरिंग के लिए पिटीशन किया था। तो पिटीशन इसलिए खारिज कर दिया गया कि उनके पास वकालतनामा नहीं है, या जो उनके एडवोकेट की ओर से उनके पास वकालतनामा होना चाहिए, वकालतनामा नहीं होने की वजह से खारिज किया। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि बांग्लादेश हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर जो है वो बिना जो वकालतनामा वकील जो उनका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसका रिटर्न डॉक्यूमेंट के बिना भी उनका हियरिंग हो सकता है, वो हियरिंग में पार्ट ले सकते हैं। लेकिन नवल संघ, जो आप बता रहे हैं स्थिति, उसको देखते हुए क्या माना जाए, क्या 2 जनवरी से पहले जो सुनवाई है वो हो सकती है इस मामले की? अब अगर नेक्स्ट कोई रविंद्र घोष और उनके अलावा और कोई एडवोकेट जो है सीनियर एडवोकेट उनकी ओर से पैरवी करे, और अगर उनका जो केस डेट अर्ली हियरिंग होता है तो गुंजाइश है उनको अर्ली बेल मिलने की। लेकिन जिस तरीके का माहौल चट्टग्राम मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जहाँ पे उनका केस है वहाँ का माहौल है, क्योंकि वहाँ पे एक एडवोकेट का जूनियर एडवोकेट का डेथ हो गया है, तो उसको एक मुद्दा बना के जब भी कोई उनके चिन्मय कृष्णदास के लिए कोई भी एडवोकेट जाता है तो उनको लोग जो है इंटिमिडेट करते हैं, परेशान करते हैं, उनको पुलिस प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं उनके लिए डर का माहौल रहता है। तो आम कोई बिना ज्यादा सपोर्ट किसी एडवोकेट के लिए इस मामले को अगर सरकार की ओर से कोई स्पेशल प्रोविजन किया जाए अर्ली हियरिंग के लिए, या एडवोकेट जो है ऑन रिकॉर्ड या जो भी एडवोकेट उनको स्पेशल सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड किया जाए, तो लोग जुड़ना चाहते हैं, कोर्ट में आना चाहते हैं एडवोकेट भी, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का इश्यू है। जी बिल्कुल, और अब देखना यही होगा क्या सरकार की तरफ से किस तरह की जो कवायद है वहाँ वो नज़र आती है या नहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवल संघ हमारे साथ जुड़ने के लिए, और नया सवेरा में हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और आइए बात करते हैं भारत UAE संबंधों को लेकर भी। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भारत दौरे पर हैं।
बुधवार को वो नई दिल्ली पहुंचे। शेख अब्दुल्ला दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता और संयुक्त आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई के नेता भारत यूएई रणनीतिक वार्ता बैठक में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों ने वाणिज्य, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में मजबूत साझेदारी स्थापित की है। और आपको बता दें, बुधवार को कुछ समय के लिए मेटा का सर्वर डाउन रहा, जिसकी वजह से यूजर्स को आउटेज का सामना करना पड़ा। सर्वर डाउन रहने की वजह से मेटा की सोशल मीडिया और मैसेजिंग एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से मैसेज भेजने और रिसीव करने के साथ फीड अपलोड और डाउनलोड करने में यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक देर रात 11 बजे 20,000 से ज़्यादा कंप्लेंट आई। इंस्टाग्राम के बारे में तकरीबन 15,000 रिपोर्ट आई और फेसबुक के बारे में तकरीबन 2,500 लोगों ने रिपोर्ट की। भारत में नहीं बल्कि कई देशों में भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउन होने की खबरें आईं और ये समस्या डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पर थी। 11:45 के बाद से ही धीरे धीरे तीनों ही प्लेटफॉर्म ने काम करना हालांकि शुरू कर दिया। सर्वर क्यों डाउन हुए, इसका कारण फिलहाल सामने नहीं आ सका है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खासतौर से शीतलहर के प्रकोप की, यानी ठंड की अगर बात अब की जाए, क्योंकि राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का दौर शुरू हो चुका है। वहीं मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम से सटे मध्य भाग में अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। दिल्ली में ठंड बढ़ने की वजह से लोगों को आश्रय घरों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोग जगह जगह अलाव जलाकर शीतलहर से बचने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोग ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं कश्मीर के गुलमर्ग, राजस्थान पास, सोनमर्ग, जोजिला सहित कई पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे शीतलहर और तेज हो गई है। वहीं मुंबई और उसके आसपास के ज़्यादातर हिस्सों में आज धुंध की पतली परत छाई हुई है। इस वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है। प्रदूषण की अगर बात करें तो आज यहाँ हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है। इस श्रेणी की एयर क्वालिटी बहुत कम संख्या में संवेदनशील लोगों के लिए कुछ हद तक परेशानी का कारण बन सकती है। तो मुंबई और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे हल्की धुंध की जो परत है वो देखी गई, यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो मध्यम यहाँ दर्ज किया गया है। मुंबई और उसके आसपास के जो हिस्से हैं उसमें धुंध रही है। ना सिर्फ हल्का जो प्रदूषण है वो इसमें नज़र आया है, और खासतौर से सर्दियों के मौसम के आगमन के साथ ही गुजरात के सूरत में प्रवासी पक्षियों का भी आगमन हो चुका है। सूरत में भूरे सिर वाले गुल और साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का झुंड देखा गया। तापी नदी और आसपास के परिसर में बड़ी संख्या में इन पक्षियों का झुंड देखा जा रहा है, जो कि लोगों के बीच एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कई लोग परिवार के साथ इन पक्षियों को देखने और कैमरे में कैद करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। दरअसल सर्दी के मौसम में साइबेरिया, रूस और अन्य ठंडी जगहों से भोजन की तलाश में पक्षी दक्षिण एशिया की ओर पलायन करते हैं और कुछ महीनों के लिए यहाँ प्रवास करके वापस अपने देश लौट जाते हैं। सर्दी के मौसम में लगभग 150 से अधिक प्रजाति के प्रवासी पक्षी यहाँ की खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते हैं। तो सर्दी के मौसम में विदेशी मेहमान जो हैं, यानी पक्षी जो हैं, वो तो आ रहे हैं, लेकिन देश के जो और दूसरे हिस्से हैं वहाँ पर किस तरह की परिस्थितियाँ बनती नज़र आ रही हैं, सर्दी का जो सितम है क्या वो देखने को मिल रहा है, और ख़ासतौर से शीतलहर के प्रकोप की अगर बात की जाए क्या स्थिति है, मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ जो जानकारी है वो साझा की गई है, इस पर जानकारी के लिए आइए रुक करेंगे। हमारी संवाददाता दिल्ली से सुयश शर्मा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुयश, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार अगर देखा जाए शीतलहर का जो प्रकोप है वो नज़र आ रहा है, ना सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हम बात करें, अलग अलग क्षेत्र जो हैं उत्तर भारत की बात की जाए, क्योंकि पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं वो अब शीतलहर की चपेट में हैं। क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग द्वारा दी जा रही है?
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। रविवार को जो पहली बारिश हुई दिल्ली में, उसके बाद शीतलहर और पहाड़ों पर जो लगातार बर्फबारी हो रही है, उसके बाद से शीतलहर जो चल रही है सीधे हिमालय से, उससे मैदानी इलाकों में खासा ठंड बढ़ गई है। अगर बात हम दिल्ली की करें तो आज के मौसम में आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि साफ होने की संभावना है। वहीं 7:04 पर जब सूर्य उदय हो गया, उसके बाद देखा जा रहा है कि मौसम में थोड़ी सी राहत है, लेकिन आज शीतलहर चलने की भी संभावना बराबर रहेगी। और साथ ही अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जा सकता है शीतलहर की वजह से, और वहीं अधिकतम तापमान लगभग 19 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। तो लगातार जो शीतलहर चल रही है उसकी भी संभावना आईएमडी की तरफ से दी जा रही है कि मौसम में ठंड बढ़ेगी, और इस वजह से खासकर बुजुर्गों के लिए ये चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और बच्चों के लिए, बच्चों के स्कूल का टाइम है वो भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही बुजुर्गों के लिए ये चेतावनी दी गई है कि वो जो मॉर्निंग वॉक होती है उसके लिए वो अर्ली मॉर्निंग ना जाकर के, जब तक कि सूर्योदय ना हो जाए, वो घर से बाहर ना निकले। तो आईएमडी की तरफ से ये लगातार चेतावनी दी जा रही है, और येलो अलर्ट जारी करने के लिए भी कहा गया है कि अगर इसी तरीके से शीतलहर चलती है तो वो ये भी करेंगे। और साथ ही साथ क्योंकि इतनी ठंड है तो लोग बचने के लिए, जैसा अभी आपने भी कहा, कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह सड़कों पर अलगाव लगा करके बैठे हुए हैं और दिन भर ठंड से बचने की कोशिश करेंगे। रात्रि में तापमान घटने की भी संभावना जताई जा रही है शीतलहर की वजह से। और आज मौसम विभाग ने कहा है कि कहीं ना कहीं मौसम के साफ रहने की भी संभावना है। बिल्कुल सुयश, लेकिन इस बीच अगर कोहरे की स्थिति की बात की जाए तो क्या कोहरे को लेकर भी किसी तरह का जो अनुमान है वो मौसम विभाग द्वारा जताया गया है? जी हाँ, बिल्कुल उन्होंने कहा है यदि बारिश हो जाती है तो उसके बावजूद भी आने वाले दिनों में कोहरे की संभावना जताई जा रही है। जी बिल्कुल, तो लगातार जो मौसम का मिजाज है वो बदला हुआ नज़र आ रहा है। और ख़ासतौर से अगर दिन के समय की बात की जाए सुयश, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे दिन चढ़ रहा है धूप जो है वो ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन क्या दिन के समय में भी जो ठंडक है वो रहेगी, जो तापमान है उसमें क्या गिरावट दर्ज की जाएगी? क्योंकि कल भी हमने देखा था 5 डिग्री से नीचे तापमान जो है वो दर्ज किया गया था। जी हाँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि शीतलहर चल रही है, पहाड़ों पे जो बर्फबारी हो रही है, शीतलहर के बढ़ने की संभावना आईएमडी ने जताई है, जिसकी वजह से दिन में भी तापमान में गिरावट रहेगी। और क्योंकि पहली बर्फबारी, और जैसा हमने कहा पहली बारिश रविवार को दिल्ली में हो चुकी है, और उसके बाद अचानक से तापमान में गिरावट आई है। दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है, और आने वाले दिनों में एक बार बारिश फिर से होने की संभावना बूंदाबांदी की जताई है आईएमडी ने। इससे कहीं ना कहीं IQ लेवल ये जो अपने दिल्ली का है उसमें सुधार आएगा, लेकिन इसके साथ ही ठंड भी बढ़ेगी क्योंकि शीतलहर के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है लगातार। चलिए बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। तो हमारी संवाददाता बता रही थी राजधानी दिल्ली और इसके साथ साथ जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ पे मौसम का हाल क्या रहने वाला है। अब नया सवेरा में आइए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा बलों ने जम्मू के रियासी जिले के माहौर में हथियारों और गोला बारूद का जखीरा जो है वो बरामद किया है। आपको बता दें ये एक आतंकवादी ठिकाना था। यहाँ से AK असॉल्ट राइफल, 400 से अधिक राउंड वाली इसकी 3 मैगजीन, 2 पिस्तौल, 14 राउंड वाली 2 मैगजीन और 4 हथगोले बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों की ओर से अब ये पता लगाया जा रहा है कि ये हथियार और गोला बारूद कहाँ से आया और इसके पीछे का मकसद क्या था। बात करते हैं राजस्थान की, जहां दौसा जिले में 3 दिन पहले 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 5 साल के मासूम की मौत हो गई। 5 साल के आर्यन को बोरवेल में गिरे हुए 50 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। उसे बाहर निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 11 दिसंबर को देर रात जब आर्यन को अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। और आइए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अखबारों की सुर्खियों की। और आज की अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आइए रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी भावना नैयर का। जी भावना।
सुप्रभात मुकुल, अगर विभिन्न अखबारों की मुख्य सुर्खियों की आज बात करें तो कई खबरें हैं जो प्रकाशित की गई हैं राजनीति से लेकर जीवन के पहलुओं तक। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी हुई खबर की, जहां राष्ट्रीय सहारा ने कहा है कि औंधे मुंह गिरेगा अविश्वास प्रस्ताव, अगर आया तो आसान नहीं होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाना। जी हां, इंडी गठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है और देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लाया गया है। हालांकि सदन में अगर नंबर गेम को देखा जाए तो नंबर गेम जो है वो सत्ता पक्ष के खाते में ही जाता है, क्योंकि अगर लोकसभा की बात करें तो अभी 543 सदस्य हैं जिसमें सत्ता पक्ष के पास 293 हैं। अगर राज्यसभा की बात करें यानी कि उच्च सदन की बात करें तो एनडीए के पास 125 सांसदों का समर्थन है और राज्यसभा में आपको बता दें कि कुल होते हैं 245 सदस्य। इसके अलावा जहां विपक्ष उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को हटाने के साथ एकजुट नजर आ रहा है, वहीं अगर नेतृत्व की बात करें इंडी गठबंधन की तो वहां पे खड़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस जो है अविश्वास प्रस्ताव का श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रही है और तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के हस्ताक्षर की पहल वो उसने पहले ही की थी। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आई है जनसत्ता में, जहां महाराष्ट्र में भी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, जहां देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। वहीं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेते हैं। ऐसे में अब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार और कहा जा रहा है भाजपा नेता की तरफ से और सूत्रों के हवाले से कि 14 दिसंबर को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। और ऐसे में कहा जा रहा है कि महायुति गठबंधन द्वारा विधानसभा चुनाव में उन्होंने 288 में से 230 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी और अब महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बात करें तो कुल मिला के अधिकतम से अधिकतम 43 जो मंत्री हो सकते हैं। अब देखना होगा कि कितने मंत्री शपथ लेते हैं 14 को, अगर 14 को होता है मंत्रिमंडल का विस्तार। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मार्ट हैकाथॉन की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल संबोधित की है और साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश आगे बढ़ रहा है और युवाओं को देश को आगे बढ़ाना है। ऐसे में उन्होंने कहा कि सभी का लक्ष्य होना चाहिए कि भारत को दुनिया की सबसे इनोवेटिव देश बनाना है। ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा विकसित भारत के लक्ष्य तभी पूरे हो सकते हैं जब भारत रहेगा इनोवेटिव। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं बेंगलुरु में कथित आत्महत्या मामले की, जहां इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले पर कोर्ट की भी एक टिप्पणी आई है। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी कोई दूसरे मामले को लेकर है, लेकिन कोर्ट का ये कहना है कि भत्ता ऐसा तय किया जाए कि पति दंडित ना हो और पत्नी को भी सम्मान वाला जीवन मिले। साथ ही साथ दहेज केस में फंसाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि दहेज प्रताड़ना मामले में अदालतों को सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ आखिरी खबर का रुख करेंगे जो नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुई है और उससे पहले आपको बता दें कि CUET UG पेपर में सभी 50 सवाल मल्टीपल चॉइस के होंगे। जी हाँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET UG 2025 के हर एक पेपर में आने वाले प्रश्नों का अब जो स्तर होगा NCERT सिलेबस पर आधारित होगा और साथ ही साथ 50 क्वेश्चन जो होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। और साथ ही साथ अब आपके काम की खबर, नए साल में PF का पैसा ATM से निकाल सकेंगे। जी हाँ, आने वाले साल में एक अच्छी खबर है कि अब PF का जो पैसा है वो ATM से निकाल सकेंगे और साथ ही साथ EPFO ने ये अंशदान की रकम अगले साल से ATM के जरिए उसी तरह निकाली जा सकेगी जिस तरह आप बैंकों से निकाल सकते हैं। तो मुकुल, ये थी आज के अखबार में प्रकाशित विभिन्न क्षेत्रों की मुख्य सुर्खियाँ। जी बिल्कुल, और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भावना आपका। इन महत्वपूर्ण सुर्खियों से हम सभी को रूबरू कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने अखबारों की आज क्या खास सुर्खियां रही। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के 4 स्तंभ ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार संकल्पित नजर आ रही है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान की शुरुआत हो गई है। ये अभियान 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलेगा। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 28 लाख लाडली बहनों के खाते में 1572 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण और 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 334 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल से जन कल्याण पर्व और मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का शुभारंभ किया। 11 से 26 दिसंबर तक मनाए जाने वाले जन कल्याण पर्व के दौरान प्रदेश के मंत्री अपने प्रभार और गृह जिलों में विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। सांसद और अन्य जनप्रतिनिधि भी जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व की गतिविधियों से जुड़ेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवा, नारी, किसान और गरीब कल्याण की चिन्हित योजनाओं के माध्यम से 100% सैचुरेशन का लक्ष्य प्राप्त करना है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी कि ये पर्व प्रदेश के समग्र विकास और जनहित पर आधारित होगा। हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं, जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। जन कल्याण पर्व के दौरान 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर सुशासन दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जन कल्याण पर्व के आखिरी दिन 26 दिसंबर को भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री छात्र छात्राओं से संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के करीब जो 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, युवा और महिला, उनके कल्याण के लक्ष्य के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और आइए अब नजर डालते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरों पर फटाफट अंदाज में। युद्ध विराम समझौते के तहत अमरीकी जनरल की निगरानी में लेबनान से इजरायली सैनिकों की पहली वापसी हुई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया है कि इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान के एक शहर से पहली बार वापसी की और संघर्ष विराम समझौते के तहत उनकी जगह लेबनानी सेना ने ली। ताज़ा संकट के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पश्चिमी एशिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद ये उनकी पहली यात्रा है। ब्लिंकन की इस यात्रा में सीरिया का मुद्दा केंद्र में रहेगा। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार संभालने से पहले एफबीआई निदेशक क्रिस्टोफर ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। क्रिस्टोफर ने बुधवार को ब्यूरो कार्यबल को बताया कि वे जनवरी में राष्ट्रपति जो के कार्यकाल के अंत में इस्तीफा देने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एफबीआई के निदेशक के रूप में क्रिस्टोफर रे की जगह काश पटेल के नाम की घोषणा की थी। और आइए नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों पर भी। केंद्र सरकार ने खुदरा और रिटेल व्यापारियों के लिए गेहूं भंडारण की सीमा को घटा दिया है। खुदरा व्यापारियों के लिए इसे 100 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दिया गया है। सरकार के इस कदम से गेहूं की कीमतों में कमी आएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम के दौरान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के योगदान पर बात की। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे ज्यादा जीएसटी में रेवेन्यू राज्य सरकार और केंद्र सरकार को देती है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत के चाय निर्यात में तेजी देखने को मिली है। चाय बोर्ड के मुताबिक मूल्य के हिसाब से 13% बढ़कर 3,403 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में ये 3,007 करोड़ रुपए था। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने नियामकों द्वारा अधिक जानकारी साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विनियमित संस्थाओं पर लागू पारदर्शिता और सामाजिक लागत एवं लाभ के समान सिद्धांत खुद विनियामकों पर भी लागू होने चाहिए। जुबिलेंट भारतीय ग्रुप ने कोकोला की बॉटलिंग कंपनी HCCB से 40% हिस्सेदारी खरीद ली है। बताया जा रहा है कि ये सौदा 12,500 करोड़ रुपए में हुआ है। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लिमिटेड का कहना है कि वह अपने वित्तीय साधनों का उपयोग कर श्रीलंका पोर्ट प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इसके लिए ग्रुप को अमेरिकी फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। और आइए अब नजर डालते हैं जल्दी से खेल जगत की खबरों पर भी। सिंगापुर में चल रहे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 14वें राउंड में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन आमने सामने होंगे। अब तक खेले गए 13 दौर के मैच के बाद दोनों खिलाड़ी 6.5 अंकों की बराबरी पर हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम को तीसरे वनडे में 83 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी की घोषणा कर दी गई है। फीफा के अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो ने घोषणा की कि सऊदी अरब 2034 पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा, जबकि 2030 विश्व कप सत्र का आयोजन स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में होगा। महिला जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम आज अपने चौथे और आखिरी मैच में थाईलैंड से भिड़ेगी। इससे पहले खेले गए लीग के तीसरे मैच में टीम इंडिया को चीन के हाथों 1-2 से हार झेलनी पड़ी थी। आर्सेनल ने चैंपियन लीग के लीग मैच में मोनाको को 3-0 से हरा दिया। आर्सेनल की ओर से 34, 78 और 88वें मिनट में गोल हुए। मोनाको पर जीत के बाद आर्सेनल टेबल में तीसरे स्थान पर आ गई है। यूएफए चैंपियनशिप लीग में एटलेटिको ने मैड्रिड के स्लोवन ब्रासिलावा को 3-1 से हरा दिया। एटलेटिको मैड्रिड की ओर से ग्रीजमैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल किए। और आइए अब नजर डालते हैं जल्दी से सिनेमा जगत से जुड़ी खबरों पर भी। अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म रिलीज से पहले फिल्म के निर्देशक ने मसूरी में एक भव्य प्रमोशनल नंबर रिलीज करने की योजना बनाई है। फिल्म पुष्पा 2 अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। साथ ही इसने एक सप्ताह में ही वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। निर्देशक विकास बहल ने फिल्म क्वीन 2 की पुष्टि की है। विकास ने बताया कि फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। वहीं इस बार भी कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 के दौरान प्रियंका चोपड़ा ने अगले साल एक बॉलीवुड फिल्म में काम करने का खुलासा किया। निर्देशक विकास बहल की फिल्म क्वीन 2 की पुष्टि उन्होंने की है। विकास ने बताया कि फिल्म का प्रोडक्शन शुरू हो गया है और जल्द ही इसमें कंगना रनौत मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। और आइए अब नया सवेरा में जानकारी लेते हैं मौसम के हाल की भी। खासतौर से दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, माहे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। जबकि इसके साथ साथ उप हिमालयन क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हल्के क्षेत्रों में बर्फबारी, इसके साथ ही कोहरे की स्थिति बनती नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ एक जगह कोहरे का अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। जबकि उत्तर भारत के कुछ एक राज्यों में शीतलहर की संभावना अगले 2 दिन के लिए मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। इसके साथ ही आइए अब नजर डाल लेते हैं तापमान के हाल पर भी। तो जाना आपने मौसम का हाल भी। और आज के लिए नया सवेरा के इस अंक में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कुछ खास झलकियों के साथ। आपको बता दें खासतौर से 21 तारीख से शुरू होने जा रहे शिल्पग्राम फेस्टिवल के लिए उदयपुर जो है सज चुका है। इसमें देश भर से लोक कलाकार जुट रहे हैं और ख़ासतौर से किस तरीके से जो यहाँ का आयोजन है भव्य होगा। और साथ ही साथ इसकी जो तैयारी हो रही है उसमें आप देखिए राजस्थानी लोकगीत। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।